तो बच्चे लोग, हमने लास्ट क्लास में वेक्टर्स पर ख़त्म किया था। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में बता दिया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और वो वेक्टर्स के लॉस को फॉलो भी करता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। कुछ एग्जाम्पल्स बहुत फेमस हैं। वो एज इट क्वेश्चन उठ करके आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इन्हीं को आपको याद रख लेना है और इसी में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। सबसे पहले हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट का। उसके बाद आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद है लीनियर मोमेंटम। इसको हम लोग आगे भी चल करके पढ़ेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है। लेकिन फिलहाल आपको ये सब एग्जाम्पल जो हैं याद रखने हैं। लीनियर मोमेंटम के बाद है फोर्स। फोर्स के बाद आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एंगुलर वर्ड जुड़ा हुआ है तो वो अपने आप में वेक्टर होता है। जैसे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट को अलग लिखा, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने एक एंगुलर वर्ड जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होगा। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं कि भाई एंगुलर वेलोसिटी भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की आप बात कर लीजिए। एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। एक नया वर्ड यहां पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क जनरली वहां यूज किया जाता है जहां बॉडी रोटेट कर रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन रोटेट क्यों कर रहा है? तो उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि फैन पर लग रहा होगा एक टॉर्क। तो टॉर्क बॉडी को रोटेट कराने में मदद करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर व्हील, पहिया जिसे हम लोग बोलते हैं, चाहे वो कार का पहिया हो या मोटरसाइकिल का या साइकिल का, तो जो पहिया है वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन का कारण है ये टॉर्क। जब तक के टॉर्क है बॉडी रोटेट करती रहेगी। अगर टॉर्क आप जीरो कर दीजिए तो बॉडी रोटेट करना बंद कर देगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के जो अपने आप में वेक्टर्स हैं। मेरे ख्याल से आपको वेक्टर्स के एग्जाम्पल याद हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटी का कुल मिलाकर के जो याद रखने वाला एग्जाम्पल है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बात समझ लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ये क्या होता है, कहां अप्लाई किया जाता है, इसको डिटेल में आपको नहीं जाना। तो यहां पर आपकी खत्म होती है फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी योर यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली कंपटीशन में पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई इस फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिट क्या है। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम उसके सामने एक नाम लिख देते हैं। जैसे कि अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स के साथ आप लिख देते हैं एक मैग्नीट्यूड और उसके आगे लिख देते हैं न्यूटन। जहां पर आपको ये जो न्यूटन दिया गया है इसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो असल में यूनिट क्या है? तो यूनिट की अगर आप बात करें तो यूनिट क्या है भाई? एक यूनिक नेम है। यूनिक नेम जो कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दे देते हैं। यूनिक नेम गिवन टू एनी फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी।
और इस यूनिक नेम की ही मदद से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5। अब ये 5 क्या है? यहां सिर्फ एक नंबर है, इसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखी गई, कोई नाम नहीं दिया गया, तो ये सिर्फ एक नंबर है। कब तक? जब तक कि आपने इसके साथ कोई यूनिट यूज नहीं किया, या फिर आप ये कहिए कि आपने इसके साथ कोई यूनिक नेम को नहीं जोड़ा। लेकिन अगर इसी 5 के साथ मैं लगा दूं मीटर पर सेकेंड, तो आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो बात करी गई है वो या तो स्पीड की बात करी जा रही है या बात करी जा रही है वेलोसिटी की। इसी तरह अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 20 और इस 20 के आगे आपने एक नाम लिख दिया केजी यानी कि किलोग्राम, तो आप बिना देखे बिना सोचे समझे ये जवाब दे सकते हैं कि हम यहां बात कर रहे हैं मास का, यानी कि यहां जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके आगे हमने 20 केजी लिखा है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली द मास। तो असल में यूनिट क्या है भाई? यूनिट एक यूनिक नेम है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दे दिया जाता है ताकि हम उसकी मदद से, उस नाम की मदद से उस फिजिकल क्वांटिटी को जान सके, पहचान सके और उसके बारे में बात कर सके। अब यूनिट कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती हैं? कहने को तो यूनिट छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। किसमें भाई? यूनिट सिस्टम के अंदर। तो यूनिट सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें या यूनिट सिस्टम को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यूनिट सिस्टम होता है 3 टाइप का। एक होता है सीजीएस सिस्टम, दूसरा होता है आपका एफपीएस सिस्टम और तीसरा है आपके पास एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। हम 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे कि भाई सीजीएस यूनिट या सीजीएस सिस्टम के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट होगी, या एफपीएस सिस्टम के अंदर किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट लिखी जाएगी, या एमकेएस या एसआई सिस्टम के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या नाम रखा जाएगा। चलिए जरा बात कर लेते हैं सबसे पहले सीजीएस सिस्टम। तो जब आप सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे कि भाई सी फॉर होता है सेंटीमीटर, सी फॉर है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर दिया गया किसको भाई? लेंथ को, यानी कि लेंथ का एक नाम लिखा गया हमने सेंटीमीटर, जहां पर जी का मतलब होता है ग्राम, और ग्राम दिया गया मास के लिए कि अगर कहीं पर भी आप मेजर कर रहे हैं मास को तो आप वहां ग्राम एज ए यूनिट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एस की बात करें या एस को देखेंगे तो एस फॉर होता है सेकंड, और सेकंड से आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहां बात कर रहे हैं वक्त का, यानी कि टाइम के लिए। तो आप यहां से देख सकते हैं कि चाहे वो लेंथ हो या मास हो या टाइम हो, तो लेंथ के लिए आपने सीजीएस सिस्टम के अंदर सी फॉर सेंटीमीटर यूज किया गया, सीजीएस के अंदर मास की यूनिट हो जाती है ग्राम, और सीजीएस के अंदर टाइम की यूनिट हो जाती है सेकंड। याद रखिएगा एक बात, ये जो सीजीएस सिस्टम है वो एक स्मॉल यूनिट सिस्टम है। स्मॉल यूनिट सिस्टम, इसका क्या मतलब है? स्मॉल यूनिट सिस्टम क्यों बोला गया? तो याद रखिए जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इफ वी वांट टू मेजर ए पेंसिल, या इसको आप बोल सकते हैं इफ वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल। अब इस पेंसिल को आपको मेजर करना है। मेजर करने के लिए जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। जनरली पेंसिल की जो हम लेंथ मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्केल के अंदर यूज करते हैं। तो पेंसिल का जब आपने लेंथ लिया तो डेफिनेटली आपको वहां जो यूनिट यूज करनी है वो सेंटीमीटर ही यूज करनी पड़ेगी। किलोमीटर तो यूज नहीं करेंगे या मीटर तो यूज नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि पेंसिल का जो साइज है वो किलोमीटर या मीटर के हिसाब से नहीं होता।
पेंसिल का जो लेंथ होता है वो नॉर्मली छोटा होता है, और उस छोटे पेंसिल को मेजर करने के लिए जो आपको यूनिट लेनी है वो भी आपको छोटी यूनिट लेनी पड़ेगी। इसीलिए आपने पेंसिल की जो लेंथ मेजर करी वो आपने सेंटीमीटर में मेजर करी। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने जब पेंसिल को मेजर किया उसकी लेंथ निकल करके आई जैसे 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां आप पेंसिल का मेजरमेंट कर रहे हैं, और जब आपने पेंसिल का मेजरमेंट किया तो लेंथ की जो आपने यूनिट रखी वो एक छोटी यूनिट रखी, सेंटीमीटर। तो आप यहां यह भी समझ सकते हैं कि पेंसिल का जो मेजरमेंट है वो हमने सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग किया। अब आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें गोल्ड लेना है, मार्केट में दुकान पर गए। अब आप केजी में तो लोगे नहीं, या फिर क्विंटल में तो लोगे नहीं, या टन्स में तो लोगे नहीं। ऑब्वियस है, गोल्ड क्योंकि एक एक्सपेंसिव मटेरियल है, एक्सपेंसिव मेटल है, तो जब कभी भी आप गोल्ड मार्केट से लेने जाते हो तो वो हमेशा आप ग्राम में लेने जाते हो। जैसे कि 10 ग्राम, जैसे कि 20 ग्राम, जैसे कि 5 ग्राम। तो आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड एक्सपेंसिव होने की वजह से, कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से आपने जो गोल्ड को मेजर किया वो आपने ग्राम में मेजर किया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गोल्ड को किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, शॉपिंग के अकॉर्डिंगली आपने गोल्ड को जब खरीदा तो उसको आपने यूनिट मेजर जो करा आपने वो ग्राम में करा, ना कि केजी के अंदर, ना क्विंटल में, ना टन्स में। तो ये है आपका एक सीजीएस सिस्टम। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम एक छोटा यूनिट सिस्टम है जहां फिजिकल क्वांटिटी को आप बहुत लो मैग्नीट्यूड पर मेजर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एफपीएस सिस्टम की। एफपीएस सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई ये एक ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम है, एक ब्रिटिश सिस्टम जहां पर लेंथ को मेजर किया जाता है। लेंथ कैन बी मेजर इन फुट, यानी कि F स्टैंड्स फॉर फुट, जबकि मास को मेजर करने के लिए वहां पर हम यूज करते हैं पाउंड। और आपने अगर क्रिकेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा हो आपका, और बहुत से बच्चों का होता भी है, तो वहां जो बॉल का जो मेजरमेंट होता है, या बॉल का जो साइज या बॉल का जो मास मेजर किया जाता है वो आउंस में किया जाता है, आउंस के अंदर। तो यहां पर अगर आप एफपीएस सिस्टम की बात करें तो F relevant to foot that can be used in case of length, P stand for pound, यानी कि अगर आपको मास मेजर करना है तो आप पाउंड का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पर सेकंड स्टैंड यानी कि S सेकंड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं सीजीएस को भी और एफपीएस को भी, कि टाइम चाहे आप एफपीएस सिस्टम में मेजर करें या सीजीएस में मेजर करें, टाइम की यूनिट दोनों में सेकंड ही रहती है। तो यह है आपका एक एफपीएस सिस्टम जो कि एक ब्रिटिश सिस्टम भी है। इसको आप एक लोकल सिस्टम भी बोल सकते हैं। लोकल का मतलब यह है कि इस सिस्टम को आप मेनली यूज करेंगे इन ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश कंट्रीज के अंदर, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, या आयरलैंड हो गया, या फिर नीदरलैंड हो गया। लेकिन अगर आप इंडिया में बात करें, हमारे देश में बात करें, तो मास कभी भी पाउंड में मेजर नहीं किया जाता। मास को मेजर करने के लिए आप या तो ग्राम का इस्तेमाल करते हैं या फिर केजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यह है आपका एफपीएस सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। कुछ लोग ये कहते हैं कि एसआई का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। बिल्कुल सही है। अगर आप लोकल भाषा में कहें तो इसका स्टैंड मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन यहां पर एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टमिक
इंटरनेशनली। ये है असल मीनिंग एसआई का, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का क्या मतलब है कि भाई एक ऐसा सिस्टम, यानी कि अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट which can be applied all over the world। दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आप स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करेंगे तो किसी भी स्टैंडर्ड सिस्टम को आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां ये चीजें चेंज नहीं होती। अब आइए जरा बात कर लेते हैं कि भाई एसआई सिस्टम के अंदर, इन एसआई सिस्टम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट लिखी जाती है। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल में, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एंड किलोग्राम को हम लिख देते हैं इन शॉर्ट केजी। तो आप चाइना से हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, किसी भी कंट्री में चले जाइए, अगर आप किलोग्राम वहां बोलेंगे या किलोग्राम को इस्तेमाल करेंगे तो ईच एंड इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट मास। सिमिलरली लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर, एंड मीटर स्टैंड, यानी कि मीटर को जनरली हम लोग स्मॉल एम से लिख देते हैं। टाइम के लिए हम सेकंड का ही इस्तेमाल करेंगे, सिंबल स्मॉल एस। टेम्परेचर की अगर आप बात करें, टेम्परेचर अगर आप लेते हैं तो टेम्परेचर की तो वैसे यूनिट डिग्री सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है, केल्विन, और यहां हम यूज करते हैं कैपिटल के। सिमिलरली अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है मोल के अंदर। एंड द लास्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड इन कैंडेला। तो यहां पर मैंने आपको बताया वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर जो एसआई सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये होती है यूनिट। यहां एक फिजिकल क्वांटिटी रह गई, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं यूनिट, वो होती है एम्पियर, और एम्पियर के लिए हम लोग कैपिटल ए का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेटली आपने यहां पर देखा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जहां पर हमने उनके स्टैंडर्ड यूनिट भी लिखे और उनके साथ के साथ सिंबल भी यूज किए। आगे जब हम लोग स्टडी करेंगे इनमें से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो हमें यही सिंबल बार बार यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए सिंबल्स को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया गया है। बार बार हम इतना लंबा चौड़ा मास, लेंथ, टाइम नहीं लिखेंगे। अगर हमने कहीं पर केजी लिख दिया तो यह बात फैक्ट है कि हम मास की बात कर रहे हैं। अगर मैंने कहीं पर केल्विन लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि हमने बात करी है टेम्परेचर की। इसके अलावा, इन 7 के अलावा अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट निकालना चाहते हो तो इन 7 को मिलाकर के ही फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकल करके आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि स्पीड की अगर आप बात कर लें तो स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस का मतलब होता है कि किसने कितनी लेंथ चली, लेंथ, और टाइम तो होता ही फंडामेंटल है। तो आप ध्यान से देखिए, लेंथ के लिए आपने यूज किया मीटर, जबकि टाइम के लिए आपने यूज किया सेकेंड। तो आप यहां पर लेंथ की जगह लिख सकते हैं मीटर और टाइम की जगह लिख सकते हैं सेकेंड। तो यहां से आपको स्पीड की यूनिट मिल जाएगी, क्या भाई, मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये बात याद रखो कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सीखनी है, समझनी है,
तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल पाओगे। रटना एक अलग चीज है, रटोगे, आज रट लोगे, कल याद रहेगी, परसों याद रहेगी, एक दिन भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको यह समझ में आ गया कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट किस तरीके से निकालते हैं, किसकी मदद से निकालते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में कभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भूल जाओ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मानिए आपसे कहा गया भाई एक्सेलरेशन की यूनिट निकालिए, एक्सेलरेशन की। आपको नहीं मालूम कि भाई एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, लेकिन आपको यह मालूम है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चलिए इसको आगे कैरी करते हैं। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप वेलोसिटी बोल दीजिए या स्पीड बोल दीजिए, बात एक है, थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है वो भी डिस्कस करेंगे आगे चल करके, लेकिन फिलहाल हम यहां बात कर रहे हैं यूनिट की। तो एक्सेलरेशन की यूनिट, स्पीड की ऑलरेडी हम निकाल चुके, स्पीड की यूनिट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके। अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन की। तो स्पीड की यूनिट आई मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो ये आ गया मीटर। सेकेंड को 2 बार लिख दो यानी कि सेकेंड का स्क्वायर। ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन की यूनिट। तो देख लिया आपने कि किस तरह हमने आसानी से एक्सेलरेशन की यूनिट निकालना सीख लिया। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है फोर्स का। बच्चों मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे जनरली फोर्स, एक्सेलरेशन, जो बेसिक सी फंडामेंटल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को भूल जाते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता। फिर क्या होता है भाई, कंपटीशन में हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो आपको पीछे नहीं रहना, साथ के साथ चलना है। भाई चलो बताओ जरा फोर्स कैसे निकाला जाता है। तो फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। बेसिक सा फॉर्मूला हर बच्चे को पता है। क्या भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट आपके सामने। चलो भाई, मास क्या है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास की यूनिट होती है केजी, तो हमने लिखा यहां पर केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहां पर, क्या भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे बहुत सारे कि सर फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, न्यूटन ही होती है। लेकिन भाई न्यूटन बोलते किसे हैं? असल में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग लिख देते हैं न्यूटन। तो बच्चों को यह तो मालूम है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, लेकिन बहुत कम बच्चे ये जानते हैं कि न्यूटन को असल में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला जाता है। फिर हमने न्यूटन क्यों लिखा? भाई बहुत अच्छी बात है। भाई सबसे ज्यादा फोर्स के बारे में किसने बताया? सबसे ज्यादा फोर्स के बारे में टेंशन किसने दी? भाई न्यूटन साहब ने दी। तो थोड़ी सी इज्जत दे दो ना, रेस्पेक्ट दे दो। तो इसीलिए फोर्स की यूनिट हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं? न्यूटन लिख देते हैं। लिखना भी आसान, याद रखना भी आसान। चलो भाई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई वर्क का। ये वो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं जो एज इट इफ क्वेश्चन में पूछे गए, एज इट इफ, कोई चेंजेस नहीं। वर्क क्या होता है भाई? वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। वैसे तो होता डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन याद रखने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस भी आप कर सकते हो। तो फोर्स क्या है भाई? फोर्स की यूनिट ऑलरेडी हम निकाल चुके, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट मीटर। ध्यान से देखो, मीटर मीटर 2 बार आ गया, इसको लिख देंगे भाई स्क्वायर, और यहां पर सेकेंड। फिर बच्चे बोलेंगे सर कि वर्क तो जूल होता है। बिल्कुल होता है बेटा, गलत नहीं है। लेकिन भाई जूल किसके बराबर? तो मैं कहूंगा कि जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
के बराबर। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, तो न्यूटन मीटर को भी आप क्या बोल सकते हो, जूल बोल सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन में यह है कि वर्क की यूनिट बताइए। अब ऑप्शन में जूल ही नहीं है। आप कहोगे सर क्वेश्चन गलत है। बेटा क्वेश्चन गलत नहीं है, आपने क्या करा, वर्क की यूनिट रट ली जूल। लेकिन जूल असल में क्या है, जूल असल में है न्यूटन मीटर भी, और जूल बराबर है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी। तो आपको यह भी याद रखना है, यह भी याद रखना है, और इसको भी याद रखना है, तब जाकर के आपको असल में वर्क की यूनिट समझ में आएगी। एक और यूनिट देख ले, आसान सी है, समझना भी आसान, निकालना भी आसान। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट बताइए। अब ऑप्शन है आपके पास क्या भाई, जूल सेकेंड, बी ऑप्शन न्यूटन मीटर, सी ऑप्शन केजी मीटर इनवर्स सेकेंड -2, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 30 सेकंड है सिर्फ आपके पास, निकालिए इसका आंसर। समझ में आ गया तुम्हारे? तो आपके 30 सेकंड पूरे हुए। चलिए जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। सॉल्व करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। तो बेटा प्रेशर होता है कितना फोर्स लगाया आपने एक पर्टिकुलर एरिया पर। यह है फॉर्मूला प्रेशर निकालने का। फोर्स की यूनिट ऑलरेडी बेटा हम पढ़ चुके, क्या भाई, न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन, यह है फोर्स की यूनिट, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ ले लो, साइड का स्क्वायर ले लो, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लो। एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप कह सकते हैं कि प्रेशर बराबर न्यूटन मीटर की पावर -2। अब ऑप्शन जरा चेक कर ले भाई, ये जूल सेकेंड है, ये न्यूटन मीटर है, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और नन ऑफ दीज। अब बच्चे जब देखेंगे इसको तो बच्चे आंसर लगा देंगे डी। हो सकता है भी डी आंसर हो, लेकिन थोड़ा सा और देख लें इसको भाई। न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहां लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर से 1 मीटर हो गया खत्म। क्या बचा भाई, बचा केजी। 1 मीटर नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा बेटा, और जब ये s की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा सेकंड की पावर -2। तो अब आप ये देखो प्रेशर की यूनिट एक और मिल गई हम लोगों को, क्या भाई, केजी मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2। अब आप चेक करो ऑप्शन, भाई ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्या ये आंसर नहीं हुआ बेटा? अगर तुम सिर्फ इस पर रुक जाते, इस पर रुक जाते, तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता। ऐसा नहीं कि नन ऑफ दीज नहीं है, नन ऑफ दीज भी है। आप क्या करते, यहां पर आकर के टिक कर देते, आंसर हो जाता आपका गलत। आप खुशफहमी में रहते कि सर हमारा तो क्वेश्चन हो गया सही। बेटा सही नहीं हुआ, सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तो कंफ्यूज करेगा आपको, आपके बेसिक्स चेक करेगा। तो बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब ऑप्शंस को चेक करके देखो। जब मैच ना करे तब आप जाओ नन ऑफ दीज पर।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला टॉपिक क्या है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग quantities have same unit। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से दी गई क्वांटिटीज की यूनिट सेम किस किस में होगी। अब ऑप्शंस क्या है बेटा, ऑप्शन है बेटा फोर्स, वर्क, बी ऑप्शन है पावर, प्रेशर, सी ऑप्शन है स्पीड, एक्सीलरेशन, और डी ऑप्शन है बेटा वर्क एंड एनर्जी। अब जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो कहने को तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, लेकिन जरा सोचते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं तरीके से। अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जबकि वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो देखो यहां पर न्यूटन है, यहां पर न्यूटन मीटर है, मीटर एक्स्ट्रा है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हुआ। बात करें पावर और प्रेशर की, तो पावर बराबर होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन का मतलब है न्यूटन मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, जबकि प्रेशर बराबर होता है न्यूटन मीटर की पावर -2। आप चेक कर लो, ये भी मैच नहीं कर रहा, यानी कि ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब जरा बात करते हैं स्पीड की। स्पीड बराबर होता है बेटा मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन बराबर होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक टाइम एक्स्ट्रा आ गया, ये भी बराबर नहीं हो सकता। जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा बेटा, वर्क। लेकिन इसको भी जरा चेक कर ले, हो सकता है भाई ये भी गलत हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो जाए। अब इसको जरा चेक करते हैं। वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब एनर्जी निकाल लेते हैं। अब एनर्जी में सबसे पहले बच्चे के जहन में आता है क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी, ½ mv²। भाई हाफ तो एक नंबर है, यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। मास की यूनिट हो गई बेटा केजी, ये हो गई स्पीड, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया, यहां पर केजी आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आप खुद देखो, यही वैल्यू मैंने आपको बताई थी बेटा कि ये वैल्यू होती है किसके बराबर भाई, जूल के बराबर। और अच्छी बात यह है कि इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, जूल बोल देते हैं। तो देखो ध्यान से, वर्क की यूनिट भी जूल है और एनर्जी की यूनिट भी जूल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्क और एनर्जी की जो यूनिट आई वो सेम आई, इसीलिए बेटा ये आंसर सही है। वर्क और एनर्जी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी सेम यूनिट मिल रही है। तो ये है एक और टाइप का क्वेश्चन जहां पर आपको ये पूछ सकता है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है जूल सेकेंड is the unit of। अब ऑप्शंस क्या क्या है भाई, ऑप्शंस है पावर, ऑप्शंस है आपके पास एनर्जी, सी ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। आइए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, चलिए 30 सेकंड ले लीजिए और कोशिश करिए
कि आप इसका आंसर निकाल पाए। अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि कैसे जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन पहले आप 30 सेकंड लीजिए और कोशिश करिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करना जैसे भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि भाई एक एक को देख लेते, चेक कर लेते हैं, जो जो आपका आंसर गलत होता रहेगा उसको काटते रहेंगे और अल्टीमेटली हमें एक आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं पावर की। तो पावर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया कि पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट हो गई जूल और ये नीचे आ गया सेकेंड। तो बेटा होना चाहिए था जूल सेकेंड, लेकिन ये आ रहा है जूल डिवाइड बाई सेकेंड। कैसे भाई? जूल सेकेंड -1। तो ये तो पावर तो नहीं हो सकता। आइए दूसरा देखते हैं ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? एनर्जी। एनर्जी की यूनिट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, क्या होती है भाई? जूल होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम बेटा देखो एक बात याद रखो कि जैसे जैसे आपको नई क्वांटिटी मिलती जा रही है उसकी हम यूनिट भी निकालते जा रहे हैं। आप समझते रहो कैसे हम निकाल रहे हैं और कोशिश करो याद रखने की। अब लीनियर मोमेंटम क्या है भाई? लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखो केजी मीटर पर सेकेंड कभी भी जूल सेकेंड नहीं हो सकता, इसीलिए ये ऑप्शन भी हो गया खत्म। अब 3 ऑप्शन कट गए तो अल्टीमेटली आंसर आ गया नन ऑफ दीज। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ठीक है सर नन ऑफ दीज आ गया, लेकिन ये होती किसकी यूनिट है? तो आपको मैं बता दूं कि जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट ये आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इसको न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लो कि जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। मेरे ख्याल से आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि यहां पर आंसर आया था नन ऑफ दीज। लेकिन अगर मान लीजिए नन ऑफ दीज की जगह क्वेश्चन में प्लैंक कांस्टेंट लिखा होता तो भी आप इसका आंसर निकाल लेते। किस तरीके से निकालते कि भाई जैसे मैंने आपको बता दिया, या तो आपको याद हो तो इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर याद नहीं है आपको कि भाई प्लैंक कांस्टेंट होता क्या है या जूल सेकंड किसकी यूनिट होती है, तो बेटा आप 1 बाय 1 हर किसी को गलत करते रहो, ऑटोमेटिकली आपको एक आंसर मिल जाएगा। इसे कहा जाता है बेसिकली नेगेटिव अप्रोच। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैं आपको एक स्टेटमेंट बता दूं। स्टेटमेंट क्या है कि जब कभी भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जब कभी भी आप 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करोगे या फिर सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बेटा? होगा ये कि उनकी आपस में यूनिट सेम होंगी। दे शुड बी या दे शुड हैव सेम यूनिट्स। उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए भाई? सेम होनी चाहिए। तभी उनको आप ऐड कर सकते हो, तभी उनको आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपके टीचर ने आपसे कहा कि बेटा 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में ऐड कर दो। तो ध्यान से देखो, ये सेंटीमीटर है
ये मीटर है, होता तो दोनों लेंथ ही है, लेकिन ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है। अब क्या करोगे आप? करोगे क्या, या तो सेंटीमीटर को मीटर में लेकर के आओगे या मीटर को सेंटीमीटर में लेकर के आओगे, तभी जाकर के आप इसको ऐड कर सकते हो। कैसे? 100 सेंटीमीटर को मैंने लिखा 1 मीटर, देखो सेंटीमीटर से मैंने मीटर कर दिया, और 1 मीटर तो ऑलरेडी था ही, इज इक्वल टू 2 मीटर। तब जाकर के आपने सॉल्व किया इसको। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही होंगी या सब्सट्रैक्ट हो रही होंगी तो उनकी यूनिट सेम होनी ही चाहिए, तभी यह चीज कर सकते हो आप। अगर ऐसा नहीं है तो वो आप ना तो उसको ऐड कर सकते हो ना आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपसे कहा गया फोर्स में से वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, आप नहीं कर सकते इसको। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फोर्स की यूनिट अलग है, वेलोसिटी की यूनिट अलग है। अगर मैं कहूं कि भाई एक्सीलरेशन के अंदर आप वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए, तो भी आप नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि एक्सीलरेशन की यूनिट अलग है और वेलोसिटी की यूनिट अलग है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मैं लेंथ के साथ ब्रेथ को ऐड कर दूं, ब्रेथ को ऐड कर दूं, तो मैं कहूंगा कि हां भाई कर सकता हूं। क्यों भाई? क्योंकि लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी भी यूनिट क्या होती है भाई? मीटर होती है। ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी अपने आप में लेंथ ही होती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है भाई? मीटर होती है। दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं। अब वो बात अलग है कि भाई लेंथ अगर सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो भी आप ऐड कर लो। ये अगर मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में होना चाहिए, ऐड कर दो। ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर में, तो भी ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट आपस में क्या है भाई? सेम। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है x, जो कि बराबर है y माइनस टी। y माइनस टी, याद रखिए x डिस्टेंस नहीं है, y डिस्टेंस नहीं है। मैंने क्या कहा? x क्या है भाई? एक फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है मुझे नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। y क्या है मेरे लिए? एक अननोन है, अननोन, मुझे नहीं मालूम ये y क्या है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि t क्या है? टाइम है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द यूनिट ऑफ y। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 1 या 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आपको पीछे वाला स्टेटमेंट समझ में आया हो। पीछे वाला स्टेटमेंट क्या था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है या सब्सट्रैक्ट हो रही है तो उनकी यूनिट आपस में सेम होंगी। अगर मैं इस पर जाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जो यूनिट टाइम की वही यूनिट किसकी भाई? y की। और टाइम की यूनिट क्या होती है भाई? सेकंड होती है। तो y की यूनिट क्या आ गई भाई? सेकंड आ गई। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ v डैश इज इक्वल टू v माइनस बी, वेयर v डैश क्या है भाई? वॉल्यूम है। v क्या है भाई? ये भी वॉल्यूम है। b क्या है भाई? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। हमें नहीं मालूम इसकी वैल्यू कितनी है, हमें यह भी नहीं मालूम इसकी यूनिट क्या है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द यूनिट ऑफ b। यह है आपका क्वेश्चन। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब इसी तरह करना है जिस तरह हमने इसका सॉल्यूशन किया, और इस सॉल्यूशन को हमने करा था इससे पहले वाले स्टेटमेंट की मदद से। तो आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर हमें बताइए।
चलिए बच्चों, आपके 30 सेकंड पूरे हो गए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बेटा वो बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है या माइनस हो रही है तो उनकी यूनिट सेम होनी ही पड़ेंगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो b है जो कि कांस्टेंट है वो सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है वॉल्यूम के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ b शुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो फाइनली वी गेट b की यूनिट निकल करके आएगी वॉल्यूम के बराबर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो बच्चों आपको यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको देकर के जा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, बात करेंगे मोशन एंड रेस्ट की। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि इफ P प्लस A बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है या हाइपोथेटिकल इक्वेशन है जहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है उस कॉन्सेप्ट की जो अभी हमने दो क्वेश्चन किए। सुन लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर P प्लस A बाई V स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, जहां पर वेयर P क्या है भाई, प्रेशर है, V क्या है भाई, वॉल्यूम है, A क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो बच्चों आपको बताना है फाइंड द यूनिट ऑफ A। तो बच्चों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देकर के जा रहा हूं एज ए होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।